हेलो बच्चों, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 6 जिसका नाम है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। तो देखो बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का वेरी फर्स्ट चैप्टर है। इसका मतलब आप सब बच्चे 11th क्लास तो पास आउट करके आए हैं, तो आपको ये भी पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ना कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले तो अपने हाथ में कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए, बिकॉज विदाउट बोथ ऑफ दैम तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ लिख कर पढ़ी जाती है। दूसरी चीज़, हर एक वीडियो लेक्चर ज़रूरी है। अगर कोई लेक्चर स्किप होता है तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देखें एंड देन गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, और अब देखो, हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में एक चीज़ कॉमन होगी, और वो कॉमन चीज़ होगी कि हम हर चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले चैप्टर का इंट्रो पार्ट, फिर उसमें हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, फिर हम पढ़ेंगे उसमें कुछ रिएक्शंस, और वो कुछ रिएक्शंस हमारी होंगी नेम रिएक्शन, जिनसे आप सब बहुत डरते थे 11th क्लास में, पर अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और हो जाएगा हमारा चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला हम पढ़ेंगे इंट्रो और नॉमेनक्लेचर, तो इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं इंट्रो पार्ट और नॉमेनक्लेचर। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हैलोजन्स, हमारे एल्केन्स और हमारे एरीन्स क्या होते हैं। देखो भाई, हैलोजन और एल्केन के कॉम्बिनेशन से बनता है हेलो एल्केन, और हैलोजन और एरीन के कॉम्बिनेशन से बनता है हेलो एरीन। अब ये कॉम्बिनेशन होता कैसे और ये बनते कैसे हैं, तो चलो अब देखते हैं हम ये होता कैसे है। देखो बच्चों, सबसे पहले मेरे पास क्या होता है, एक कार्बन हाइड्रोजन का कोई डेरिवेटिव, मतलब एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे CH4। अब CH4 क्या होता है, इट्स मीथेन। ये तो सबको पता है कि सबसे सिंपल कंपाउंड है हमारा मीथेन। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब होता क्या है, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे हैलोजन्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये हैलोजन्स क्या करती हैं, ये हैलोजन अपने आप को हाइड्रोजन की जगह जाती है, मतलब ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है किसी भी एक हैलोजन से या किसी भी दो हैलोजन से, ये सारे सेम हैलोजन से या अलग हैलोजन से। अब वो कैसे होता है वो तो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम सिंपली हमारा एक हैलो कंपाउंड बनाते हैं। सबसे पहला कंपाउंड हमारा बना है ये, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम होगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, देखो अब ये फॉर्म हुआ हमारा क्लोरोमीथेन। इसका मतलब हमें ये तो पता है कि हमारे हेलो एल्केन्स कैसे बनेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे हेलो एरीन्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलो एटम इन एनी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर किसी हैलोजन से होता है तो वो हमारा बनता है हेलो कंपाउंड। ठीक है, अब देखो, ये मेरे पास कोई कार्बन का कंपाउंड है, उसमें क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन सिंपली रिप्लेस हो रहा है किसी हैलोजन कंपाउंड से, और मैंने यहाँ वो हैलोजन क्लोरीन लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा कंपाउंड है ये कोई, इसमें भी मेरे दो हाइड्रोजन, मानो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन था, यहाँ भी कोई हाइड्रोजन था, ये सिंपली किसी दो क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो रहे हैं और ये बना रहे हैं एक हेलो एल्केन। सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऐसे ही मेरा कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और किसी हाइड्रोजन से रिप्लेस होकर ये मेरा बना रहा है कोई हेलो एल्कीन या हेलो एल्काइंस। ठीक है, तो ऐसे तो बने भाई हमारे हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन। ठीक है, तो अब ये बात देखो, इस कंपाउंड में क्या है, सिंपली सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये हमारे हेलो एल्कीन को इफेक्ट करता है? जी बिल्कुल करता है, पर ये हम थोड़ा बाद में देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे हेलो एरीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे हेलो एरीन्स होते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलो एटम इन एनी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। अब एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक हमारा होता है कोई भी क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जो क्लोज रिंग होगा, वो बेंजीन भी हो सकता है, वो हमारा कोई साइक्लोब्यूटीन भी हो सकता है, या हमारा कोई पेंटेन कंपाउंड, बस एरोमेटिक होना चाहिए, वो हमारा क्या बनाएगा, हेलो एरीन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन एटम सिंपली हैलोजन से रिप्लेस हुआ, सेम यहाँ भी कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, सेम यहाँ भी कोई हाइड्रोजन या यहाँ भी कोई हाइड्रोजन, तो ऐसे रिप्लेसमेंट होके ये हमारे बनते हैं हेलो एरीन्स कंपाउंड। ठीक है, अब मैंने आपसे जस्ट अभी बोला था कि क्या ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कुछ इफेक्ट कर रहा है हमारे हेलो एल्केन, हेलो एरीन और हमारे
हेलो एल्काइंस को। जी बिल्कुल, देखो यहाँ पर काम आता है हमारा टर्म हाइब्रिडाइजेशन, जो हमने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, पर अब सबको याद तो नहीं होगा, ये तो मैं बहुत श्योर हूँ। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं कि ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखो जैसा कि टर्म है ना हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब होता है मिक्सिंग। तो जहाँ भी मिक्सिंग होगी, अब मिक्सिंग किसकी होगी, ऑर्बिटल्स की। तो जहाँ भी हमारे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी वहाँ हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो भाई कैसे हम इस हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए उसके सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम किसी भी कार्बन कंपाउंड में। देखो ये कोई कंपाउंड है मेरे पास, इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 एंड 4। अब मैं इतना मान के चलती हूँ कि आपको ये पता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है और पाई बॉन्ड कब बनता है। देखो जब डबल बॉन्ड होगा तब एक सिग्मा और एक पाई, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, और इतना भी पता ही है तुम्हें कि हाइड्रोजन अगर यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो इसकी वैलेंसी भाई हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है। कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो अब ये हमारे कंपाउंड बना जस्ट ऐसा कुछ। अब हम कैलकुलेशन कर ली हमने सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड में कि चारों सिग्मा है। ठीक है, अब 4 सिग्मा से क्या हुआ, 4 सिग्मा से मतलब जितने सिग्मा होंगे उतने ही हमारे ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। ठीक है, तो भाई हमारे ऑर्बिटल्स कौन कौन से मिक्स होंगे, पहले S, उसके बाद हमारा होता है मिक्स P, फिर से P और एक और P। अब ये तो हो गए 4। अगर हमें 5 की ज़रूरत पड़ती तो हमारे पास आता D, लेकिन इसकी नीड ही नहीं है, इसलिए हमारे 4 सिग्मा के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। तो सिंपली समझ में आया, अगर किसी कंपाउंड में चारों सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो नेक्स्ट कंपाउंड देखो ये है हमारा। अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं सिग्मा बॉन्ड की 1 2 3, ये वाला पाई मतलब 3 सिग्मा मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वो कौन से होंगे, sp3। अब नेक्स्ट में देखो कितने सिग्मा, 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा इस कार्बन के लिए ना, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई एंड 1 पाई मतलब 2 सिग्मा मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वो कौन से होंगे, sp। देखो बच्चों यहाँ तो खत्म हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट। अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी तो जरूरी ना, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो बेसिक कुछ चीज़ें जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है, उसके लिए हमने ऐसी कोई मेडिसिन बनाई जो हमारे हेलो एल्केन और हमारे हेलो एरिन से बनी। तो सबसे पहले हमने दवाई बनाई थी टाइफाइड फीवर की, वो थी हमारी क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, देखो ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंटीबायोटिक जो है वो प्रोड्यूस होती है। और इसमें देखो क्लोरामफेनिकोल ना इसका नाम है, इसका मतलब इसमें जो मेरे हैलोजेंस यूज़ हुए वो कौन से हैं, दोनों क्लोरीन। और ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, दिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। जैसे हमारा टाइफाइड फीवर होता है वैसे हमारी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी है स्पेशली एक हार्मोन कंसिडर करती है, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन के अंदर क्या होता है, आयोडीन। और आयोडीन हमें किससे मिलता है, आयोडीन हमें मिलता है इससे। अब ये क्या है, ये है हमारा टाटा सॉल्ट का नमक, क्योंकि इस नमक में भरपूर मात्रा में आयोडीन होता है। ठीक है, अगर हम इस आयोडीन को यूज़ नहीं करें तो हमें ये बीमारी हो जाती है जिसका नाम है गॉइटर डिजीज़। इसका मतलब हैलोजेंस हमारी बॉडी में खुद भी सीक्रेट होते हैं। ठीक है, ऐसे एक और बीमारी होती है मलेरिया। मलेरिया के लिए भी हमने एक मेडिसिन बनाई जिसका नाम है क्लोरोक्विनोन। देखो जो क्लोरोक्विनोन है ये किस में हेल्प करती है, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में। ठीक है भाई, अब इसका क्या यूज़ हुआ हमारे लिए, देखो क्योंकि ये हमने हमारे हेलो एल्केन से बनाई है, और हमारा कौन सा हैलोजन एटम इसमें यूज़ हुआ है, हमारा हैलोजन एटम इसमें क्लोरीन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हमें तो बस इससे काम है कि हमें कौन सा हैलोजन एटम यूज़ में आ रहा है। ठीक है, तुम्हें ये नहीं देखना है कि तुम्हारे क्या कंपाउंड है, क्या बन रहा है क्या नहीं, जस्ट तुम्हें सिंपली पता होना चाहिए कि मलेरिया के लिए हमने कौन सी दवाई यूज़ करी है। और ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है, तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। तुम्हें अच्छे से पता है सीबीएसई एक एक क्वेश्चन चुन चुन के उठाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारा है हैलोथेन। जो हमारा हैलोथेन होता है ये होता है एक एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया बोले तो क्या होता है, एनेस्थीसिया होता है बेहोश करने के लिए इंजेक्शन। डॉक्टर सर्जरी से पहले जो पेशेंट को लगाते हैं वो एनेस्थीसिया होता है। और वो भी देखो बहुत अच्छे से हमें दिख रहा है कि इसमें कितने सारे हैलोजन कंपाउंड्स यूज़ हुए हैं ना। तो ये सारे हैलोजेंस मिलके इन्होंने बनाया एक हैलोथेन, और वो हमारा बना एनेस्थीसिया, और हमें यूज़ हुआ एज अ एनेस्थीसिया इन सर्जरीज। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हुई हमारे इनके बेसिक एप्लीकेशन की। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कंपाउंड तुम्हें बनाया था ये वाला,
पर तुम में से किसी ने नहीं पूछा कि मैम आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन क्यों हटाया। अरे भाई तुम पूछोगे भी कैसे ऑनलाइन पे, है ना। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो भाई, हम यहाँ पे कितनी भी हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं और कितनी भी हैलोजन एटम से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो हैलोजन हमारे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम वी क्लासीफाई आवर हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब भाई हमने देखो इनको कैसे रिप्लेस किया है। अगर हमारा कोई कंपाउंड है जिसमें हमने एक हैलोजन एटम को रिप्लेस किया सिंपली, जैसे मैंने तुम्हें अभी जो बना के दिखाया था, वहाँ पे मैंने किसको, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था और बना दिया था एक हैलोजन एटम। अब मान लो मैं एक के बाद एक और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देती हूँ, मतलब इसको और इसको, मैं इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ दोनों जगह मैं लगा देती हूँ हैलोजन, तो ये मेरे होते हैं डायहेलोएल्केन कंपाउंड। अगर मैं 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 हैलो कंपाउंड लगा दूँ तो मेरे बनेगा ट्राइहैलो कंपाउंड, एंड फर्दर ऑन मैं बनाती हूँ पॉलीहेलोएल्केन कंपाउंड, ठीक है। सेम बात करते हैं हम हमारे हेलोएरीन्स के अंदर। हेलोएरीन्स पे ऐसे ही हमारे फॉर्म होते हैं मोनोहेलोरीन, जब एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी एक हेलो एटम से होता है। फिर बनता है हमारा डाइहेलोरीन, जब हमारे 2 हाइड्रोजन एटम 2 हैलोजन एटम से रिप्लेस होते हैं। एंड देन हमारा बनता है ट्राइहेलोएल्केन, जब हमारे 3 हाइड्रोजन एटम किसी 3 हैलोजन से रिप्लेस होते हैं। तो भाई ये तो क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ दीज हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब हमने sp3 और sp2, ये जो हमारे CX बॉन्ड की वजह से इनका क्लासिफिकेशन हुआ, वो कैसे हुआ, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट sp3 एंड sp2 CX बॉन्ड हमने इनको कैसे क्लासीफाई किया है, हमने इनको सिंपली क्लासीफाई किया है एल्किल हैलाइड, बेंजोइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड के फॉर्म में, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि एल्किल हैलाइड के नीचे ये कुछ लिखा हुआ है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अभी डिग्री ऑफ हैलाइड्स क्या होता है, देखो ये कुछ नहीं होता, सिंपली क्या हुआ, हमारी कोई कार्बन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो, अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारा CX बॉन्ड है ना, ये हमारे कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सेंट्रलाइज जो कार्बन है ये कितने और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, वही हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ कार्बन एटम। देखो जैसे मेरा ये कार्बन बिल्कुल किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये 0 डिग्री, मतलब इसका कोई डिग्री नहीं होता। नेक्स्ट जो मेरा कार्बन है ये एक R से, मतलब R बोले तो एल्किल ग्रुप, ठीक है। ये मेरा एल्किल ग्रुप, मतलब एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा 1 डिग्री। फिर मेरा जो नेक्स्ट CX बॉन्ड है ये मेरा जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, 2 एल्किल ग्रुप से, इसलिए ये मेरा हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। देन ये जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से, तो ये मेरा हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ऐसे तो हमारे एल्किल हैलाइड क्लासीफाई हुए। अब हम ये भी चेक करते हैं कि ये sp3 है या sp2। देखो हम किसी भी ना एक कंपाउंड का चेक कर लेते हैं, क्योंकि चारों में चारों सिग्मा बॉन्ड है ना, इसलिए देखो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा, इसमें चारों सिग्मा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। तो सिंपली हमारे एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, ये होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब हमें ये भी पता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे एलाइलिक हैलाइड्स की, और ये भी चेक करते हैं कि sp2 है या sp3। देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon double bond carbon, ठीक है। देखो जब ऐसा कोई कंपाउंड हमें मिलेगा ना, मतलब क्या स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास ऐसी, ठीक है, लेकिन इसके जो बगल वाले कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ऐसी कोई हमारे पास स्ट्रक्चर अगर है ना, मतलब जो मेरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन है उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो मैं उसको क्लासीफाई करूंगी एज एलाइलिक कार्बन, ठीक है। अब देखो भाई इस कार्बन का, क्योंकि हैलोजन तो मेरा इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो मैं इस कार्बन का क्या चेक करूंगी, सिंपली हाइब्रिडाइजेशन। देखो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा और एक एक्स का, मतलब चारों बॉन्ड कैसे हैं, इसके सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या हुआ मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है भी बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब अगर मेरा हैलोजन एटम sp3 कार्बन से अटैच्ड होगा तो वो मेरा होगा एलाइलिक कार्बन, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेंजोइलिक हैलाइड्स की। देखो बेंजोइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ एक डिफरेंस जो आ रहा है वो है बेंजीन रिंग का। तो देखो जहाँ बेंजीन रिंग और जहाँ एलिफेटिक चेन में अगर मेरा हैलो एटम किसी sp3 कार्बन से अटैच्ड है तो वहाँ मेरा हो जाएगा बेंजोइलिक कार्बन, ठीक है। देखो
जैसे मेरा ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन से और एक बेंजीन रिंग से, और इसका कितना हाइब्रिडाइजेशन है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये मेरा हो जाएगा बेंजोइलिक कार्बन। ठीक है, तो ऐसे तो हुआ भैया एलाइलिक और बेंजोइलिक। अब हम बात करते हैं बचे हुए दो विनाइलिक और एलिल कंपाउंड्स की। देखो विनाइलिक क्या होता है, द कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला और उससे मेरा हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, तो वो मेरा हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, देखो 1 सिग्मा और यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, तो 3 सिग्मा, इसका मतलब ये हुआ मेरा sp2। मतलब अगर मेरा कोई हाइड्रोजन sp2 कार्बन से अटैच्ड है तो वो मेरा होगा विनाइलिक हैलाइड। अब बचे हुए हमारे एराइल हैलाइड्स, ये क्या होता है, ये होता है सिंपली हमारी कोई बेंजीन रिंग हो और उससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो। अब भाई बेंजीन रिंग के तो सारे कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इसका मतलब एराइल हैलाइड में भी जो हमारा हैलोजन होता है वो कैसा होता है, वो भी हमारा होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमने sp3 और sp2 के बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई कर लिया है अच्छे से। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जो टेबल बनाई थी ना उसमें हम मेंशन कर देते हैं। देखो हमारा एलाइलिक हैलाइड था, ये कैसा था sp3, बेंजाइलिक हैलाइड sp3, विनाइल हैलाइड हमारा sp2 और हमारा एरिल हैलाइड था sp2। ठीक है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन होता है हमारे sp3 sp2 CX बॉन्ड के बेसिस पे। ये तो बात हुई हमारे क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन भी हो गया, इंट्रो भी हो गया, अब हम बात करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की, क्योंकि देखो हर एक चीज़ को नाम देना तो बड़ा ज़रूरी है। हमारे घर वालों ने भी हमें नाम दिया है ना, इवन एक नहीं दो दो नेम दे रखे हैं। वो कैसे, एक हमारा है ऑफिशियल नेम, एक है हमारा घर वाला नेम। तो जो हमारा घर वाला नेम है वो है कॉमन नेम, क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक कुछ लोगों को पता है। कौन है वो, हमारे फ्रेंड्स और हमारी फैमिली। ठीक है, और जो हमारा ऑफिशियल नेम है वो दुनिया जहान को पता है, क्योंकि वो हमारा डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है। ठीक है, तो वैसे ही होता है हमारा नॉमेनक्लेचर में, एक होता है हमारा IUPAC नेम और एक होता है हमारा कॉमन नेम। देखो IUPAC नेम क्या होता है, IUPAC नेम होता है जो वर्ल्ड वाइड एक ही हो। मतलब अगर मैं किसी को जाके पूछूंगी कि 1 क्लोरोप्रोपेन मुझे लंदन से लेना है, तो वहाँ भी 1 क्लोरोप्रोपेन सेम ही मिलेगा। अगर मैं चाइना में बात करूँगी तो वहाँ भी मुझे यही मिलेगा, और इंडिया में बात करूँगी तो वो तो है ही। लेकिन अगर मैं अपने कॉमन नेम प्रोपाइल क्लोराइड की बात करूँगी तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोपाइल क्लोराइड चाइना में इसी को बोलते हैं और इंडिया में इसी को बोलते हैं। जो कॉमन नेम्स होते हैं वो हम पर्टिकुलरली अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर वाले नाम रख देते हैं ना कुछ भी जिसका कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही होते हैं हमारे कॉमन नेम्स। हमने अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से इनको नेम रख दिया। अब हम सीखते हैं कि हम अपने IUPAC और हमारे कॉमन नेम्स को कैसे रखते हैं। देखो IUPAC नेम के लिए ना पर्टिकुलर कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला काम होता है उसमें सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। ये आपको देखो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम NCERT क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ना तो मैं आपको बता दे रही हूँ, बट नेक्स्ट चैप्टर से हम ये बात नहीं करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला काम होता है हमारा सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले हमें क्या करनी है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेना है, कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम हमारा होता है नंबरिंग। अब नंबरिंग किधर से करना है, नंबरिंग हमें उस साइड से करना है जिस साइड से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3, भाई ये तो बीच में लगा हुआ है, इसको तो दोनों साइड से 3 नंबरिंग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कंपाउंड यहाँ लगा हुआ होता तो मैं इसको नंबरिंग करती इस साइड से। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। और मेरी जो चेन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें चेक करना है कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सी चेन में आ रहे हैं। फिर हम उसको नेम करेंगे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके। ठीक है, तो पहले हम इतनी ही बात कर लेते हैं जितना हमने सीखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो मैंने अपनी चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद मैंने नंबरिंग उस साइड से किया जिस साइड से मेरा सब्स्टिट्यूएंट सबसे क्लोज था। मतलब मैंने क्या नाम, मतलब मैंने मेरे क्लोरीन को कितना नंबर किया, मैंने मेरे क्लोरीन को 1 नंबर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, अल्फ़ाबेटिकली हम इनका नाम रखना शुरू करते हैं, क्योंकि हम अपने हेलो एल्केन्स को कैसे नाम बोलते हैं, हेलो एल्केन। मतलब हेलो क्या है मेरा क्लोरीन, तो हेलो मतलब क्लोरो, और एल्केन मतलब मेरा वर्ड रूट क्या है प्रोप एंड देन एन, तो सिंपली ये हमारे हो गए क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग
सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, देन नंबरिंग। उसके बाद हमारे सब्स्टिट्यूएंट का चेक करेंगे लोएस्ट नंबर किधर से मिल रहा है, वहां से हमने नंबरिंग कर दी। अब हम करेंगे इसका नॉमेनक्लेचर। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबरिंग 2, फिर हम लिखेंगे हमारा हेलो ब्रोमो, उसके बाद हम लिखेंगे एल्केन जो हमारा मेन सब्स्टिट्यूएंट है, जो हमारा मेन वर्ड रूट है, प्रोपेन, ठीक है। तो ऐसे हुआ हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। लास्ट कंपाउंड देखते हैं। देखो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, 1 2 3। अब मेरे पास इस कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक पे नंबर आया 1 और एक पे आया 2, ठीक है। मैं कहीं से भी नंबरिंग, देखो अगर मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूंगी ना ऐसे, तब भी क्या होगा, मेरे सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल को 2 ही नंबर मिलेगा, इसलिए मैंने इधर से नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब मैंने बोला अल्फाबेटिकली हमें इनका नाम लिखना है, तो अल्फाबेटिकली में देखो पहले बी आता है या एम, बी आता है ना ब्रोमीन का, तो पहले ब्रोमो, फिर 2 पे मिथाइल एंड देन प्रोपेन। ये तो भाई बात हुई हमारे रूल से, हमने आईपीएससी नेम को कैसे क्लासिफाई किया। अब हम ये देखते हैं कि हमने कॉमन नेम्स कैसे रखे हुए हैं। देखो कॉमन नेम्स रखने के लिए सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम कॉमन नेम्स रखेंगे एज एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल तो हो जाएगा हमारा मेन वर्ड रूट जो होगा, और हैलाइड हमारा जो भी हैलोजन जुड़ा हुआ होगा। जैसे इसमें देखो 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, ठीक है, और हमारा हैलाइड कौन सा है, क्लोरीन मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड, सिंपल, ठीक है। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है ना, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमने डिसाइड किया अगर ऐसे हमारे पास कोई चेन होती है जिसमें सेकंड नंबर पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है, तो हम उसको नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे, आइसो कंपाउंड, ठीक है। तो देखो जैसे हमारा ऐसे कोई कंपाउंड है, मान लो इसमें हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। उसके बाद देखो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब मेरा जो 2 नंबर पे ना एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड को मैंने बोला ये कंपाउंड होंगे आइसो। अब इसके लिए हमारी चेन कितनी भी लंबी हो, पर हम इसको नेम बोलेंगे आइसो कंपाउंड। जैसे ये एक लॉन्ग चेन है, ये तो छोटी सी चेन है, पर इसमें भी देखो 1 2 3, तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, कोई सब्स्टिट्यूएंट, तो ये दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, आइसो के। लेकिन हमने ऐसा क्या देखा कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनमें ना सेकंड पोजीशन पे 2 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। मतलब मैंने लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट कर ली, उसके बाद सेकंड पोजीशन में देखो इधर भी एक ग्रुप है और इधर भी एक ग्रुप है, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर ऐसी सिचुएशन में है तो हमने उनको क्लासीफाई किया एज अ नियो नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नियो हो गया। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे सेलेक्ट किया, वेरी गुड। अब हमारा जो सेकंड पोजीशन है उस पर क्या है, 2 कार्बन, एक इधर और एक इधर, तो ऐसे हमने नियो बनाया और ऐसे बनाया हमने आइसो। तो ये सब काम कहाँ आएंगे, ये हमारे कॉमन नेम्स के लिए काम में आएंगे। देखो जैसे मेरा ये कोई कंपाउंड है ना, इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, मतलब मैं देख रही हूँ दोनों में 2 पोजीशंस पे क्या है, एक एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो देखो इसका क्या करेंगे हम, एल्किल मतलब प्रोपिल और हैलाइड मतलब ब्रोमाइड, तो सिंपली इसका नाम क्या होना चाहिए था, प्रोपिल ब्रोमाइड, जैसे कि ऊपर वाली में। लेकिन ये आइसो कंपाउंड है ना सेकंड पोजीशन पे, तो सिंपली हमने इसको नंबरिंग की जगह क्या बोला, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड देखो, इसमें भी सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो अब मिथाइल है तो क्या हुआ, कार्बन नंबर बढ़ गया, इसका मतलब है तो आइसो स्ट्रक्चर ना ये, तो इसका नाम क्या हुआ, आइसोब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन 1 2 3 4, और हैलाइड कौन सा है, ब्रोमाइड, इसलिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ये हमारा कंपाउंड बना। तो ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, ये आइसो के। और हमारे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नियो के। देखो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, देन नंबरिंग, नंबरिंग के बाद देखो सेकंड पोजीशन पे दोनों जगह सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये एग्जाम्पल होगा नियो का। अब नियो में भी हमने कैसे किया, एल्किल हैलाइड, तो देखो नियो एल्किल मतलब कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, नियो पेंटाइल, हैलाइड कौन सा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट देखो इसका आईपीएससी नेम कैसे करेंगे, नंबरिंग कर रखा है हमने ऑलरेडी, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके, है ना। 1 पे क्या है, ब्रोमीन, 1 ब्रोमो, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ऐसे हमने आईपीएससी, तो सिंपल है ना, क्योंकि आईपीएससी के लिए एक पर्टिकुलर रूल है, और जिस चीज़ के लिए रूल होता है ना उसको नॉमेनक्लेचर करना बहुत सिंपल होता है। देखो ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन 1 2 एंड 3, 2 पे क्लोरीन मतलब आइसो कंपाउंड,
तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, ये सिंपल हमने देख लिया हेलो एल्कीन्स का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर हमने कैसे किया। अब हम देखते हैं कि हमने हेलो एरीन्स का कैसे हमने नॉमेनक्लेचर किया। देखो पहले हम देखेंगे आईयूपीएसी एंड देन हम देखेंगे इनका कॉमन नेम्स। तो आईयूपीएसी देख लेते हैं फर्स्ट कंपाउंड का। ये मेरे पास कोई बेंजीन रिंग है, उसमें मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? क्लोरीन। मतलब सेम करना है हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन। अब बेंजीन है ना रिंग, तो मेरे पास अगर पैंटीन होती तो पैंटीन, साइक्लोब्यूटीन होती तो ब्यूटीन। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्या है देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 1 और 3 पोजीशन पे क्या है? डाइक्लोरोबेंजीन। दोनों पे क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन होता तो क्लोरो फ्लोरो फिर बेंजीन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 3 5 ट्राइक्लोरोबेंजीन। हर किसी पे क्लोरीन एटम है ना इसलिए ट्राइक्लोरोबेंजीन। अब ये तो भाई आईयूपीएसी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कॉमन नेम्स की। कॉमन नेम्स के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमारी साइक्लिक रिंग में एक चीज़ डिसाइड कर ली। वो चीज़ ये थी कि हमने किसी एक एटम को तो मान लिया हमारा बेस एटम। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि इसकी जो भी लेफ्ट और राइट फर्स्ट पोजीशन है उसको हम बोलेंगे ऑर्थो पोजीशंस। फिर हमने डिसाइड किया उसके सेकंड जो पोजीशंस होंगी उसको हम बोलेंगे मेटा पोजीशन एंड थर्ड को हम बोलेंगे पैरा पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जैसे कि मेरी कोई बेसिक यूनिट है, अगर इसके साइड में कोई कंपाउंड जुड़ा होता, मतलब कोई एटम जुड़ा हुआ था यहाँ पे, तो मैं उसको बोलती ऑर्थो, जो भी उसका नाम होता वो। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो देखो नेक्स्ट कंपाउंड में देखते हैं, ये मेरा कोई बेसिक मैंने माना है इसको यूनिट, उसके बाद ऑर्थो, अब ये क्या हुआ? मेटा। तो देखो मेटा पे क्या है? क्लोरीन। अब मैंने बेस इसको क्यों माना, मैं इसको भी तो मान सकती हूँ ना, बिल्कुल। तो देखो इसके लिए ये हो गया ऑर्थो एंड देन ये हुआ मेटा। मतलब इसके दोनों क्लोरीन मेटा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। अब फर्स्ट का नेम क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन। उसका नेम क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि उसमें ना पोजीशन थी ना ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस थी। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं, देखो 1, ये हमने बेसिक माना हमारे इस कार्बन एटम को। ठीक है, इस पे क्लोरीन है। उसके बाद देखो ऑर्थो मेटा पैरा और फिर से क्या हुआ? ये हमारा ऑर्थो और ये हमारा मेटा। मतलब इसमें क्या है, तीनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशंस पे हैं। तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं? मेटा ट्राइक्लोरोबेंजीन। बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन क्या है ना, ये हैं कॉमन नेम्स और इनको हम अपने हिसाब से क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर। तो देखो ये जो मेरा कंपाउंड है ना, ये इतना सिमेट्रिक है, मतलब इसकी सिमेट्री ऐसी है, मतलब इसको अगर मैं कहीं से भी कट करती हूँ तो ये इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, लाइक ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया? सिमेट्रिक ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, इतने सारे ना। ठीक है, अब एक दो रैंडम एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। देखो मैंने आपको बताती हूँ ये वाला एग्जाम्पल। देखो एक कार्बन एटम है, उस पर एक हाइड्रोजन है, बाकी 3 है क्लोरीन एटम। ठीक है, अब देखो एक कार्बन है मतलब मिथाइल, बिल्कुल है ना। मेरी वर्ड रूट क्या हो गया? मेरा वर्ड रूट हो गया मैथ। और कितने क्लोरीन है? 3 और नंबरिंग 1, एक ही कार्बन पे ना, तो 1 1 1 ट्राइक्लोरोमीथेन। ये तो हो जाएगा वही इसका आईयूपीएसी नेम। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कॉमन नेम की। तो इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है और इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सबको पता है किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करना और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आईयूपीएसी और कॉमन नेम कैसे कैसे हैं। अब इतना पढ़ने के बाद कुछ ऐसे आईयूपीएसी हैं जिनको हमने अलग से एक अलग कैटेगरी में डाला हुआ है, जैसे हमारे जर्मिनल और हमारे विस्नल हैलाइड्स। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ जो हैलोजन एटम होता है ना, मतलब 2 कार्बन की चेन है, उस पर मेरा कोई हैलोजन एटम है और वो दोनों हैलोजन एटम सेम है। तो ये हैलोजन एटम या तो दोनों फ्लोरीन हो या दोनों क्लोरीन हो या कोई भी सेम ना ब्रोमीन हो या दोनों आयोडीन हो। अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर मेरे पास है ना, तो मैंने उनको कैसे क्लासीफाई किया? एज ए जर्मिनल हैलाइड्स। अगर नेक्स्ट मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रक्चर है जिसमें 2 एडजेसेंट कार्बन है और दोनों एडजेसेंट कार्बन पे सेम हैलोजन एटम अगर अटैच्ड है, मतलब यहाँ भी सेम सिचुएशन हो, अगर फ्लोरीन हो तो यहाँ भी फ्लोरीन, तो ऐसी कंडीशन को मैंने नेम दिया विस्निल हैलाइड्स।
देखो इनका आईपीएसी तो सिंपल है, जैसे आपने अभी रूल्स पढ़े वैसे ही इनका आईपीएसी है। इनके कॉमन नेम्स देख लीजिए, इनका कॉमन नेम होगा इथाइलिडीन हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट है ये इथाइलिन डाईहैलाइड्स। अब डाईहैलाइड्स क्यों है, क्योंकि ये 2 हैलोजन आइटम है, ठीक है। सेम ऐसे हो गया इथाइलिडीन हैलाइड, ठीक है। अब ये हो गया जैमिनल और विस्नल के बारे में बात, इसका मतलब हमारा नॉमेनक्लेचर हुआ ऑलमोस्ट सम अप। अब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो ना बहुत सारे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस खुद से करने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड की। देखो हर किसी का नाम होता है तो हर किसी का नेचर भी तो होता है ना, तो वैसे हमारे सीएक्स बॉन्ड का भी कुछ तो नेचर होता है, उस नेचर को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। देखो जैसे मेरे पास ये CX है, अब यहाँ पे X क्या है मेरा, कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। अब क्या होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नेगेटिव आइटम कौन सा है भाई, फ्लोरीन। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है भाई 2.5 है। इसका मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हैलोजन अपने पास रखता है, उसकी वजह से हमारे कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और हमारे हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब इससे क्या होता है, इससे जनरेट होती है इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी, और ये बॉन्ड हमारा बन जाता है एक पोलर बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से हुआ क्या, हमारे जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जनरेट होना शुरू हो जाती है। जैसे मानो ये मेरा कोई कार्बन का कंपाउंड है और ये मेरा हो गया कोई फ्लोरीन, मतलब इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी क्योंकि ये दोनों सेम एज ग्रुप के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कार्बन, कार्बन तो सेम ही है क्योंकि क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरेटिव टू फ्लोरीन। फिर नेक्स्ट हमारा ले लो कार्बन के साथ हमारा ब्रोमीन जो कि क्लोरीन से बड़ा है, उसके बाद हमारा आएगा आयोडीन जो कि बहुत सबसे बड़ा है, ठीक है। देखो अब इन सारे कंपाउंड में देखो एक चीज़ कॉमन आपको क्या दिख रही है, वो है कार्बन, और जो चीज़ अलग दिख रही है वो देखो इनमें गैपिंग होना स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ इनमें गैपिंग होना स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसमें है, कार्बन और फ्लोरीन के अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे मैं जा रही हूँ इनमें ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इसका मतलब इनकी बॉन्ड लेंथ डाउन टू द ग्रुप तो इंक्रीज होती जा रही है और इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती जा रही है। देखो मैंने 2 टर्म्स का नेम लिया है, एक तो मैंने बोला है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जैसे जैसे मैं डाउन टू द ग्रुप जा रही हूँ बॉन्ड लेंथ मेरी क्या हो रही है, डाउन टू द ग्रुप मेरी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। इसकी इतनी सी है, इसकी थोड़ी बड़ी, इसकी थोड़ी बड़ी, इसकी बहुत बड़ी, ठीक है। अब जिनमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है उनको तोड़ना बहुत आसान होता है, इसलिए इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, नीचे जाते हुए डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हो रही है मेरी नीचे जाते हुए डिक्रीज, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होता है, C और F का, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है जो एनसीईआरटी में मेंशन है स्पेशली नेचर ऑफ सिक्स बॉन्ड को लेके, सिंस हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड ऑफ एल्किल हैलाइड इज पोलराइज्ड। बिल्कुल सही बात है, द आइटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेयर एज द हैलोजन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जी बिल्कुल हमने ये चीज़ देख ली है कि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI, कॉन्सिक्वेंटली हैलोजन बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI। बिल्कुल ऐसा ही हमारे कंपाउंड्स में हो रहा है कि हमारी जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड है वो कहाँ बढ़ रही है और कहाँ घट रही है, ये हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो इतनी बात करिए, आज हमने क्या क्या बात करी है, हम एक बार छोटा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले देखो एक टेबल और दे रखी है, इस टेबल में क्या है, देखो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं भाई बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो आज हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा सबसे पहले हमारे हैलोएल्केन और हमारे हैलोअरीन पढ़े, उसके बाद हमने उनका क्लासिफिकेशन किया, मोनोहैलोएल्केन, डाईहैलोएल्केन, ट्राईहैलोएल्केन, पॉलीहैलोएल्केन। फिर हमने उनका sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया, एल्किल हैलाइड sp3, उसके बाद हमने देखा एलिल हैलाइड sp3, बेंजोइलिक हैलाइड sp3, एरिल हैलाइड sp2 और विनाइलिक हैलाइड sp2। ऐसे हमने इनको क्लासिफाई किया sp3 और sp2। उसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर पार्ट पढ़ा जिसमें हमने कॉमन नेम्स और आईपीएसी नेम हैलोएल्केन और हैलोअरीन दोनों के पढ़े। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा नेचर ऑफ CX बॉन्ड कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो हमें पता चला भाई CX बॉन्ड पोलर होता है और जिसकी वजह से उसमें बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ के बीच में कोई एक रिलेशन जनरेट हुआ, ठीक है।
तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलोअरीन। थैंक यू।